हेलो दोस्तों। आप सभी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में तो जानते ही होंगे। पिछले 3-4 साल में आपने नोटिस किया होगा कि ईडी बार बार खबरों में रहता है किसी ना किसी कारण की वजह से। राइट। अभी क्या हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ना पिछले मतलब 5वां साल चल रहा है। जो चीफ है दैट इज संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, लगातार इनका 5वां साल चल रहा था एज एन ईडी चीफ। होता क्या था, जैसे इनका टेन्योर खत्म होता था सरकार उनको दे देती थी एक्सटेंशन। फिर मान लो एक्सटेंशन खत्म हुई, फिर एक्सटेंशन के ऊपर फिर एक्सटेंशन। तो बार बार ना इनको एक्सटेंशन मिल रही थी। तो ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं भैया, इनको यहाँ पे क्विट करना पड़ेगा, इनको अब ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एज एन ईडी चीफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, या ऐसा क्यों बोला। देखो, बार बार एक्सटेंशन देना वो भी सरकार के द्वारा आर्बिट्रेरीनेस हो सकता है। मतलब कि अपनी मन मर्जी से कहीं ना कहीं सरकार इनका एक्सटेंशन करे जा रही है। तो इससे एक तरह से ना मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है ईडी के अंदर कि सरकार ने बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए हुए क्या किया, यहाँ के चीफ का एक्सटेंशन कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, 31 जुलाई तक ही मैक्सिमम ये कंटिन्यू कर पाएंगे। वो भी इसलिए 20 दिन इसलिए दिए हैं अभी, 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, ताकि ढंग से ट्रांजिशन हो पाए। बट अदरवाइज उसके बाद इनको यहाँ पे ऑफिस अपना छोड़ना पड़ेगा जो चीफ है। अब इस चीज को देखो, जो ऑपोजिशन लीडर है उन्होंने काफी इसको प्रेज किया है, पर जो हमारे होम मिनिस्टर जी है अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि नहीं, ये तो मतलब एक तरह से ये जो लोग खुशी मना रहे हैं इस फैसले की, उनको नहीं पता कि ईडी अभी भी उनके अगेंस्ट ही है। अगेंस्ट यानी कि ईडी जो लोगों ने गलत काम किया है, ईडी उनके ऊपर एक्शन तो लेगा ही। ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। पर ये फैसला तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ को क्विट करना है, पर साथ ही साथ ना अमेंडमेंट्स हुई थी कुछ, उनको अपहेल्ड किया है। सर अमेंडमेंट क्या थी, मैं आपको समझाता हूं। देखो, 2021 में सरकार ने संशोधन लेकर आई, अमेंडमेंट लेकर आई कि जो ईडी हो गया और जो आपका सीबीआई हो गया, इनके चीफ की जो कहीं ना कहीं जो टर्म होती है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इनके जो डायरेक्टर को। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर फिर यहां पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोल दिया कि इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको क्विट करना पड़ेगा। देखो, द रीजन इज सिंपल। सरकार ने ये नहीं कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि टर्म एक्सटेंड नहीं हो सकती। टर्म एक्सटेंड हो सकती है, पर उसका ना एक तरीका होना चाहिए। क्या तरीका है, कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी रिकमेंड करे कि हाँ इनका एक्सटेंशन होना है, और वो बताए कमेटी कि भैया एक्सटेंशन क्यों करना है, क्या वो एक्सटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। ठीक है ना। और उसके रीजंस जो भी होंगे वो राइटिंग में लिखे, तब जाके उसका एक्सटेंशन होना चाहिए एक प्रॉपर कमेटी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि सरकार की मनमर्जी हुई और सरकार ने एक्सटेंशन कर दी। तो एक्सटेंशन हो सकती है, पर तरीका सही होना चाहिए। इस केस में तरीका ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि इनको छोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये था ईडी के रिगार्डिंग। अब ध्यान रखना, ईडी बार बार न्यूज में है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ईडी कहां पर आती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंतर्गत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काम करता है। अब जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग इसका काम हमें ईडी का देखने को मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमें समझनी थी। आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर में। ठीक है, आज की डेट है 12 जुलाई, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमें कुछ कवर करनी है। एक हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू सोलोमन आइलैंड्स। इसको मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि इसकी लोकेशन के रिगार्डिंग देखो, नोटिस करना, जो सोलोमन आइलैंड है और जो चाइना है, इसके जो लीडर्स हैं ना, वो आपस में रिलेशनशिप को काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। और इस वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इनको बहुत ज्यादा कंसर्न है कि चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बहुत पैर पसार रहा है। अगर आप नोटिस करोगे इसकी लोकेशन सोलोमन आइलैंड की, तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो पैसिफिक आइलैंड के अंदर ना आपको 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे। उनका नाम क्या है, एक आपका हो गया पॉलिनेशिया, एक आपका हो गया माइक्रोनेशिया, और तीसरा आपका हो गया मेलेनेशिया। ठीक है ना। तो जो इनहेबिटेंट्स होते हैं यहाँ पे, उनको इन नामों से यहाँ पे बुलाया जाता है। अब ध्यान क्या रखना है, जो मैं बात कर रहा हूँ सोलोमन आइलैंड की, सर वो कहाँ आता है, वो देखो आता है यहाँ पर मेलेनेशिया के अंदर। गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर मेलेनेशियन पीपल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनियारा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पैसिफिक ओशन का जो सदर्न वेस्टर्न पोर्शन है, वहां पर इसकी लोकेशन है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ओशियानिक यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिल जाएगा, पर साल भर बारिश होती रहती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं यहाँ पे। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के। बाकी कंट्रीज के पूरे नाम लिखे हुए हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जो कि आप यहाँ पर मैप में भी पूरी की पूरी कंट्रीज देख सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूएलआईपी
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसको मैं समझाता हूं आपको कि क्या इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। देखो समझने की कोशिश करना। हम बात करते हैं किसकी? लॉजिस्टिक्स की। सर लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो कहीं ना कहीं आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैसे फ्लो कर रही हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक हम कैसे पहुंचाएंगे? बहुत सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट आपको कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोक्योर करना पड़ेगा। फिर लॉजिस्टिक्स एक बार बन गया, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, किस माध्यम से आप लेके जाते हो, तो क्या उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो वेयर हाउस है या नहीं है, प्रॉपर इन्वेंटरी कैसे मैनेज हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन होता है ना, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। गेटिंग द पॉइंट? ये पूरा लॉजिस्टिक्स का प्रोसेस है। अब देखो नोटिस करो, अगर मान लो एक देश को अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको अगर मान लो उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉम्पिटिटिव मतलब कि मार्केट में उसको compete करवाना है, तो कहीं ना कहीं वहां की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आप खुद देखो ना कि अगर आपका बहुत सारा खर्च इसी में लग गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे स्टोरेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे, और दाम बढ़ जाएंगे तो कोई इनको खरीदेगा नहीं। तो जरूरत पता क्या है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ना कम होनी चाहिए। पर सर इंडिया के केस में ऐसा है नहीं, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट उल्टा बहुत ज्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारी जीडीपी का लगभग 14% के आसपास कहीं ना कहीं हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और बाकी दुनिया का सर जैसे यूएस हो गया या बाकी कंट्रीज का, वहां सर 7% 8% इस तरह से देखने को मिलता है। तो कहीं ना हमारी वस्तुओं के दाम इसीलिए बढ़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छा स्टोरेज नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं है। अब अगर इतना सर मेजर कंसर्न है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पॉलिसी चाहिए थी। तो हम 2022 में क्या किया, हमने एक पॉलिसी लेके आए जिसका नाम था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। उसके अंतर्गत हमारा फोकस यही था कि अभी जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, इसको कैसे हम 2030 तक लगभग 8% के आसपास लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारी एक पॉलिसी आई थी। आई बात समझ में? उसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या नाम है सर उसका प्लेटफॉर्म का? यही यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी इसको यूलिप प्लेटफॉर्म को काफी तारीफ करी है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। अब समझते हैं कि आखिर ये सर प्लेटफॉर्म है क्या, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखो सबसे पहले समझना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे हमारा कार्गो की मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है, कितनी एफिशिएंसी हो रही है, तो रियल टाइम में हमारा पूरा डेटा मिलता रहेगा। तो डेटा मिलता रहेगा, हम ट्रैक करते रहेंगे ना कि कहाँ पे हमारी दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो उसको कैसे ठीक करें, वो सारा चीजें हमें पता लगता रहेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर ना एक थोड़ा साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट है एपीआई, उसको भी समझना जरूरी है। सर एपीआई क्या होता है? देखो एपीआई स्टैंड्स फॉर आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझाता हूँ कि ये क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो जैसे मान लें कि चलो जैसे गूगल मैप्स की बात करते हैं। अब गूगल मैप्स ना अपने आप में एक अलग चीज है, पर आप भी तो उसको कहीं ना कहीं अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ये जो कैब वाली कंपनीज होती हैं जो कैब सर्विस ऑफर करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें गूगल मैप्स का यूज होता है। तो गूगल मैप्स को कैसे उसने अपनी ऐप के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करवा लिया, यहाँ पर रोल आता है आपका एपीआई का। तो एपीआई क्या करवाती है ना, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हेल्प करती हैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरह से आपका कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो एपीआई के माध्यम से हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, ठीक है ना, कैसे हम इनोवेटिव अप्रोचेस को कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच कैसे डेटा एक्सचेंज कर पाए, तो उसके लिए एपीआई का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कहीं ना कहीं एक सिंगल प्लेटफॉर्म बने पूरी इंडिया के अंदर, प्रॉपर लॉजिस्टिक गेटवे हो ताकि प्रॉपर विजिबिलिटी देख पाए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग मिनिस्ट्री के डेटा सोर्सेज को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, उनको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कैसे एक्सचेंज करना है ताकि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन पाए इन रिगार्ड्स ऑफ जो हमारा सप्लाई चेन है। तो सरकार को भी यहाँ पे फायदे हैं, जो अलग अलग लोग ट्रांसपोर्टर्स हो गया, आपके सर्विस प्रोवाइडर शिपर्स हो गया, इनको भी बहुत सारे फायदे हैं। सर किस सेंस में? आप देखो सेंस यही है कहीं ना कहीं आपका जैसे मान लो बहुत डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत टाइम लगता है, और किसी चीज में टाइम लग रहा है तो कहने की कॉस्ट लगेगी। ठीक है ना, अगर मान लो डॉक्यूमेंट भरने के अंदर या जो प्रोसेस है पूरा उसको फॉलो करने के अंदर ये कहाँ पे टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, सिमिलरली हमारी सरकार के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है, आपस में मिनिस्ट्रीज में कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो हमारी अलग अलग स्कीम्स है ना, चाहे आप पीएम गति शक्ति की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए हमारे जो सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया,
ये सभी की कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स है उनको हम थोड़ा और बेहतर कर पाएं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम करते हुए कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में अपने कदम लेकर जा पाएं। तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म भी उसमें हमारी हेल्प करता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द ग्लोबल साउथ। अब ये वर्ड बड़ा न्यूज में है, ग्लोबल साउथ। देखो समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये है हमारी धरती, ठीक है सर। अब इसमें यहाँ से जाता है इक्वेटर, और इक्वेटर के इधर हम बोल देते हैं कि ये नॉर्थ है, ये है साउथ, ठीक है। ये होगी हमारी जोग्राफिक डिस्टिंक्शन। पर ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं ना ग्लोबल साउथ की या ग्लोबल नॉर्थ की, तो वो दरअसल में जोग्राफिक नहीं, वो क्या होती हैं, हमारी इकोनॉमिक डिस्टिंक्शंस होती हैं। सर क्या मतलब है? देखो ये देखो, इस पर्टिकुलर मैप को आप देखो, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है जो बनी हुई है। अब ये ना इस लाइन के जो नीचे वाली कंट्रीज हैं उनको हमने क्या बोल दिया, ग्लोबल साउथ, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ में नहीं आता। और ऊपर वाली कंट्री को बोला ग्लोबल नॉर्थ। और किस सेंस में? इकोनॉमिक सेंस में। सर वो कैसे, मतलब इकोनॉमिक सेंस का मतलब क्या है? देखो ज्यादातर जो कंट्रीज आप नीचे वाली एरिया में देख रहे हो, ये कैसी कंट्रीज हैं? ये या तो डेवलपिंग है, या फिर लेस डेवलप्ड है, या फिर अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आ कौन रहा है, अफ्रीका की कंट्रीज आ रही हैं, आपकी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आ रही हैं, आपकी एशियाई कंट्रीज आ रही हैं। ये डेवलपिंग है या फिर अभी अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। और बाकी जो सर ग्लोबल नॉर्थ की हैं, यहाँ पे तो सर यूएस, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वो सारी आ रही हैं, ये तो सर बहुत डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो डिवीजन है वो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर है, ना कि जोग्राफिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, आता तो जोग्राफिकली ये साउथ में है, पर इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डिस्टिंक्शन है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो पहली बार ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ की 1969 में यूज करी गई थी, बट जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ 1991 के बाद, उसमें बाद ही इसका ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ध्यान क्या रखना है? एक तो ध्यान रखना है इंडिया और चाइना का। इंडिया और चाइना ये कहां पर आते हैं? ये नॉर्थ में आते हैं जोग्राफिकली। मैं फिर से बोला, जोग्राफिकली नॉर्थ में आते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। कैसे? इकोनॉमिकली। आई बात समझ में? इंडिया भी और चाइना भी अपने आप को क्या कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है हमारे ज्यादातर ग्लोबल साउथ कंट्रीज के अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो इस तरह से इनका जो फर्क है हमें इस तरह से पता लगता है, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ का रेलेवेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप खुद देखो ना, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, ठीक है ना। ये काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ग्लोबल साउथ की पावर बड़ी है। ब्रिक्स के अंदर इनका डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, तो G7 को भी कई बार वो एम्पावर कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप नोटिस करोगे, जैसे चाइना ने अभी क्या किया, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह का समझौता करवाने की कोशिश करी है। तो चाइना के कहीं ना कहीं उससे बड़ा है, तो चाइना ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे भी उसकी पावर बढ़ी। ब्राजील का आप नोटिस कर रहे हो कि कैसे यूक्रेन के अंदर युद्ध खत्म करें, उसके लिए ब्राजील ने एफर्ट्स लिए। तो ये क्या है? ये दिखाता है ग्लोबल साउथ की पावर्स बढ़ती जा रही है। ग्लोबल नॉर्थ भी आप हम समझ गए हैं कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है। एक चीज और समझनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इनका मतलब क्या है। देखो जब आप नोटिस करो कोल्ड वॉर का टाइम, कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर सकते हो, लेट्स से 1945 के आसपास से लेकर 1991 तक का टाइम। इस टाइम पर हमें दो पोल्स देखने को मिले, एक पोल था हमारा यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। तो जो कहीं ना कहीं कंट्रीज जो यूएसए को मानती थी या फिर जो कैपिटलिस्ट नेशंस को मानती थी, वो आई कहां पर? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, जहां पर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज हो गया। दूसरा ये वाला ग्रुप था जो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के से लेड था, जहां पर आपको अलग अलग तरह के सोशलिस्ट नेशन देखने को मिलते थे, जैसे यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, ये। और जो बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं बच गई, जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जैसे ज्यादातर कंट्रीज एशिया अफ्रीका की, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारी कहाँ आ गई? थर्ड वर्ल्ड। तो ये नाम आई होप आपको समझ गए होंगे कि इन सभी का मीनिंग क्या होता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज लाम्बनी एम्ब्रॉयडरी आर्ट। देखो पहले तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लाम्बनी पीपल हैं या लंबानी पीपल भी इनको बोलते हैं, वो आखिर होते क्या हैं। देखो वैसे तो ना जो इनका ओरिजिन है, ऐसा मानते हैं कि ये राजस्थान से है, या फिर काफी लोग इनको जो पीछे और अगर ट्रेस करते तो अफगानिस्तान से भी देखने को मिलता है। तो होता क्या था ना कि अब जो लाम्बनी पीपल है या लंबानी पीपल है, ये एक तरह के नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है ना। काफी लोग बोलते हैं अफगानिस्तान से आए, पहले राजस्थान, फिर राजस्थान से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, स्पेशली बात करूं ना तो कर्नाटका के अंदर, इवन और स्टेट्स के अंदर भी, आज तो महाराष्ट्र हो गया आपका, तेलंगाना हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स में आज के टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। इनको ना बंजारास भी बोला जाता है, एक तरह की क्या है, ये नोमैडिक ट्राइब है। तो काफी ये फेमस क्यों है? देखो फेमस इसलिए हैं क्योंकि इनके ना कपड़े काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनफैक्ट ना मुझे याद है लास्ट ईयर का भी
तो जब कर्नाटका के उस टाइम पे जो नई सरकार बनी थी, अभी वाली नहीं कह रहा, जो कांग्रेस वाली नहीं, जो पिछले साल बीजेपी के जब चीफ मिनिस्टर बदले थे, तब उस टाइम के ऊपर जो सरकार बनी थी, तो वहां पर एक मिनिस्टर ने ओथ लेते टाइम लंबानी जो ड्रेस थी उसको भी पहना था। तो इस तरह की इनकी काफी अट्रैक्टिव ड्रेस होती हैं। यहाँ पर आपको ना अलग अलग तरह के मिरर वर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग बीड्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी इनका जो अटायर है ना, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए पॉपुलर है। तो ये जो लंबानी एम्ब्रॉयडरी आर्ट की मैं बात कर रहा था, ये दरअसल में और कुछ नहीं, आपके अलग अलग कर्नाटका के विलेजेस के अंदर हमें ये प्रैक्टिस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कलरफुल थ्रेड्स हो गया, मिरर वर्क हो गया, स्टिच पैटर्न, ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये इसको जरा इमेजिन करो, ठीक है ना, इस तरह से इनका जो आर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है, यहाँ पर ना जो फैब्रिक आपने डिस्कार्ड कर दिया, जिसको आप यूज नहीं कर रहे, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड उसके बेसिस पे ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो मिरर वर्क, क्रॉस स्टिच, ये सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। और कंगूरा नाम का जो पैच वर्क होता है, वो भी हमें इसका बॉर्डर्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग आप नोटिस करोगे, ईस्टर्न यूरोप हो गया, वेस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इनके साथ टेक्सटाइल ट्रेडिशन काफी हद तक ये साझा करते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी विद रिगार्ड्स टू लाम्बनी, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए थी। बंजारास भी इनको बोलते हैं, एंड कई बार इनको इनफैक्ट ना जिप्सीज के नाम से भी जाना जाता है। जो नोमैड्स होते हैं ना, उन्हीं को कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जाता है इस तरह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज अर्बन 20 मेरल समिट। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। आप G20 के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है ना। तो G20 के कहीं ना कहीं जो अलग अलग सिटीज है, उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सर वो क्या मतलब है? देखो, अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, या फिर हम कहीं ना कहीं अपने अर्बन एरियाज के अंदर कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग लेकर आ सकते हैं, कैसे हम अच्छे कलेक्टिव सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तरह का ना फील होता है कि यार हम इस शहर के नहीं हैं, तो उसको कैसे हम सोशल इंक्लूजन को हम यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं, सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे हो सकती है। ये अलग अलग यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो उसी वजह से जैसे क्योंकि G20 इंडिया में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने विद द सपोर्ट ऑफ NIUA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर इसको होस्ट किया है, ताकि जो दुनिया की अलग अलग सिटी लीडर्स हैं वो साथ में आए, डेलिब्रेट करें कि कैसे जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 6 प्रायोरिटीज डिस्कस करी हैं। एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया, आपका क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे एक्सीलरेट करें, लोकल कल्चर को कहीं ना कहीं हम कैसे इंप्रूव करें या उसको मतलब कैसे आगे लेकर आएं, वाटर सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा पाए, डिजिटल अर्बन फ्यूचर हम कैसे उस तरफ वर्क करें, एंड अर्बन प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो टोटल ये 6 यहाँ पे इनके प्रायोरिटीज देखी गई। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, उसी की G20 थीम के साथ ये अलाइंड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ टॉपिक थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आज के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका निजी मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको एक बार क्विकली आंसर बता देता हूं। पहला था लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है ना। तो क्या ये 4 स्टेज है? नहीं, यही गलत हो गया, ये एक 3 स्टेज था, ठीक है ना। हमने देखा भी था जो Mark 3 की हम बात कर रहे थे। उसी तरह से GSTN नेटवर्क की बात करिए, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, बिल्कुल ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं कि ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं कि कैसे हमारी बॉडी मतलब शुगर को कैसे यूज करती है एनर्जी के लिए, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेबी की बात करें तो क्या एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तब भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, पर बाद में हमने इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी हैं, तो इसलिए अब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अब स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। कल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया था विद रिगार्ड्स टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखो तीसरा स्टेटमेंट पहले देखो, यहाँ पर भी इसने वही बात कर दी। अब तो इसका चलो नाम चेंज हो गया, पर उस टाइम तो GSLV Mark 3 हम बोलते थे, तो ये तो 3 स्टेज है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत हो गया। उसी तरह से हम बात करें, ये बात कर रहा है जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की बात होती है कि वो परमानेंटली फिक्स लेंगे सेम पोजीशन के अंदर। अरे कल ही तो बताया था, जो जियो सिंक्रोनस नेचर होता है ना आपके GSLV का, वो ऐसा अपीयर करती है कि परमानेंटली फिक्स्ड है, तो ये बात भी गलत है। PSLV के लिए थोड़ी ऐसा होता है, तो दूसरा भी गलत है। पहला ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि PSLV को अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और GSLV को आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए मेनली यूज करते हो, तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। अगर ये नहीं समझ आया तो कल वाला जो था ना 11 जुलाई वाला जो प्रीलिम बूस्टर था, उसमें मैंने ये तीनों के तीनों पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, उसको जाकर देख लेना, ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल
PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।